बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज के दिन का बड़ा इंतज़ार हो रहा था। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। इब्तदाई खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। इब्तदाई खबर यह है कि जुडिशल कमीशन बैठा, जुडिशल कमीशन ने उस इजलास को कैरी ऑन किया। फैसला ये हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, क्योंकि ही विल बी और ही इज़ द सीनियर मोस्ट अमंग द जजेस, जिनको चूज़ किया गया है आईनी बेंच के लिए, 7 रुकनी आईनी बेंच बना दिया गया है। हुकूमत से रिलेटेड जो मामलात हैं, जो सियासी मुकदमात हैं, आईनी मुकदमात हैं, जहाँ पर आर्टिकल 84, 85, 184, 185 और 186 की जुरिस्डिक्शन होगी वो इस आईनी बेंच के पास चले जाएंगे। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उसमें जस्टिस जमाल बंदोखेल हैं, उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये जजेस हैं 7 जिन्होंने सुनना है। लेकिन इस कहानी में हुआ क्या, जो बेंच है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि खुश भी हो रहे हैं लोग, लेकिन वो आर्जी खुशी है क्योंकि ये बेंच आर्जी है और एक नया ट्विस्ट है इस कहानी में। अब क्यों है ये कि ये आर्जी बेंच है, अंदर क्या हुआ? 2 मामलात हैं जिनके बारे में पता चला है कि वोटिंग हुई है और 8-4 की कहानी सुनाई जा रही थी कि 8-4 की रेशो से ये तय होगा। लेकिन सरप्राइज ये आया कि ये तो फिर भी 5-4 से हुआ है, 5-7 से हुआ है, बावजूद इसके कि जो टॉप 3 जजेस हैं उनके दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ सामने आ चुका है। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे। साकिब बशीर साहब, मेरा ख्याल है तरतीबवार, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कायम रहे, जो लेटर सामने आया 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने किया, मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में, और फिर उसका कहा कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बिठा दें 26वें आईनी तरमीम के रिव्यू के लिए। याहिया अफरीदी साहब ने उसके ऊपर कोऑपरेट नहीं किया इन 2 जजेस के साथ, इन्होंने तासुफ का इजहार किया, रजिस्ट्रार ने बात नहीं मानी। तो लोगों ने ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि नहीं, अब तो हुकूमत के साथ याहिया अफरीदी साहब जाएंगे। तरतीब बार बताएं, इजलास कब क्या हुआ, कौन लोग मौजूद था, 2 मामलात हैं जिन पर वोटिंग हुई, क्या तफसीलात सामने आई? आज का इजलास जो अदलिया की तारीख है उसमें उसकी बहुत अहमियत थी, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, हुकूमत भी मौजूद है और अपोजिशन से भी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे और जजेस भी मौजूद थे। तो पहली दफ़ा वो इजलास हो रहा था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा आईनी बेंचेस बनने जा रहे थे। और आईनी बेंचेस का जो तसव्वुर बना है, आगे चल के हम बात करेंगे कि ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कायम हुई है। वो कैसे आगे काम करेगी, किस तरह आगे बढ़ेगी, वो तो आगे चल के बताते हैं। लेकिन आज का जो इजलास है उसकी जो तस्वीर सामने आई हैं वो तो बड़ी जो है वो ऐसे लग रहा है कि गपशप के माहौल में सारा कुछ हुआ है। लेकिन दरमियान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बैठे हैं, एक तरफ लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल जस्टिस मुनीब अख्तर, और उसके बाद अपोजिशन के दोनों अशखास शिबली फराज और उमर अयूब बैठे हैं। उमर अयूब। फिर जब आप दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 2 हुकूमती अरकान, अच्छा वो उस साइड के ऊपर वो खातून जो है वो भी बैठी हुई हैं, बरोचा साहिबा वो भी बैठी हुई हैं। तो इस माहौल की जो तस्वीर है वो तो बड़ी जो है वो एक खुशगवार माहौल की लग रही है। लेकिन हुकूमत ने इस खुशगवार माहौल में बड़ी गेम जो वो डाली है और बड़ी जो है वो क्या कहते हैं सुकून से वो उन्होंने ज़्यादा महाजराई उस तरफ नहीं गए। सिंपल उमर अयूब जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया स्टार्ट में ही उमर अयूब ने कहा कि इसका तो कोरम ही पूरा नहीं है, कि ये जो जुडिशल कमीशन जो था इसमें 13 मेंबर थे और जो तीसरे नंबर वाला मेंबर है वो आईनी बेंच का सरबराह होना है। तो आईनी बेंच का सरबराह जो है वो आईनी बेंच ही नहीं बने तो आईनी बेंच का सरबराह कहाँ से आ गया? तो 12 मेंबरान को हम जुडिशल कमीशन नहीं कह सकते। तो इस पे जो उमर अयूब है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें वो कहते हैं कि 9-3 से उनका ये जो ऑब्जेक्शन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा लेंगे कि
3 लोग 9-3 क्या है कि दो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही होंगे, उमर अयूब के साथ शिबली फराज तो एक बंदा और ऐसा है जो यकीनन हुकूमत का नहीं है, हुकूमत का तो जो हो ही नहीं यकीनन सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल का नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं जो है, यकीनन लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, वो बरूचा साहिबा भी चीफ नहीं जस्टिस भी नहीं लग रहे, जिन्होंने खुद इजलास बुलाया था, नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था और सारा जो है ना वो भी जो है नहीं लग रहे। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अख्तर में से लाइकली ये है, हमें यानी कि जाहिर है कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते अनलेस इट इज अनाउंस्ड, लेकिन इन दोनों में से किसी एक शख्स ने इस राय से इख्तलाफ किया कि ये इस राय से इत्तफाक किया कि ये जुडिशल कमीशन मुकम्मल नहीं है, या आईनी तौर पर नहीं बुलाया गया, ये गैर आईनी है। 3 लोग ऐसे थे। अब बिल्कुल, तो इसमें फिर ये जब ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर आईनी जो सेक्रेटेरिएट जो बनाना है इन्होंने कि जहाँ पे सारा इसका जो ख़त किताबत होनी है या वहाँ पे कुछ सेक्रेटेरिएट के लिए स्टाफ होगा, ये वो सारा मामला उन्होंने डाल दिया है चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर कि चीफ जस्टिस इस हवाले से इकदाम कर लेंगे। उसके साथ हुकूमत का लेना देना ही, सेक्रेटेरिएट को क्या करना है, जहाँ मर्जी बना लें, उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है। असल जो मामला था वो था कि आईनी बेंचेस में कौन जजेस होंगे और जो उनमें से हेड कौन होगा, ये असल जो है वो मामला था। तो इस हवाले से वहाँ पे बात हुई, बड़ी तफसील के साथ बात हुई, और अंदर की खबर ये भी आई कि शुरू में ये कहा गया जो जस्टिस मंसूर की जानिब से या जस्टिस मुनीब की जानिब से ये पॉइंट आउट की गई चीज़ कि चीफ जस्टिस की सरबराही में आईनी बेंच जो है वो बन जाए, और मेरा ख्याल में सबसे जो रीज़नेबल था वो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनता तो तब ही वो बेहतर होता, क्योंकि वो जो 2 सुप्रीम कोर्ट का तस्वर है वो चीफ जस्टिस जब नहीं है आईनी बेंचेस में तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट का तस्वर है। और ये बात सिर्फ अंदाजे पे नहीं है, अगर आप इसको लॉजिक के ऊपर भी परख लें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच अगर 7-5 की वोटिंग से जो है वो तय पाया है, 7 लोगों ने वोट दिया है, तो यकीनन 5 लोग किसी और को बनाना चाहते थे। जो बाकी 5 लोग हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नहीं बनाना चाहते थे, 7 लोग बनाना चाहते थे, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब खुद भी शामिल हैं। और अगर वो चले जाते दूसरी तरफ, वो दूसरी साइड को फॉलो कर लेते इस मामले पे, तो फिर 6-6 की टाई पड़ जानी थी। अच्छा, इसमें जो शिबली फराज थे उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट भी की। उन्होंने पहले ये कहा कि जो रूल्स हैं वो पहले बना लें, फिर जो है वो इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो बगैर उसके अगर आप करेंगे तो उन्होंने मिसाल यही दी कि ये 6 जजेस में से अगर जो टाई हो जाए तो फिर क्या होगा, तो इसलिए रूल्स पहले बनने चाहिए फिर बात। तो लेकिन वहाँ पे फिर ये सजेशन आई, क्योंकि आपको पता है हुकूमत पूरी तैयारी में गई थी, उनको पता था कि हमारे पास क्या वोट हैं और क्या मामलात हैं। उन्होंने कहा ये तो चले जब मामला आएगा तो फिर हम देख लेंगे, पहले वोटिंग करवा लेते हैं। तो उन्होंने फिर जो है वो वोटिंग करवाई, और उस वोटिंग में फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनका वोट, जिसने हतमी जो किरदार था जिसका, उसने किरदार अदा किया, वगरना अपना वोट था। हुकूमत का 6 वोट थे, 3 जजेस थे और 2 उनके साथ शिबली फराज और उमर अयूब थे, और 6ठा वोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना था। और अगर वो ये कह देते कि क्योंकि मेरे ऊपर वोटिंग हो रही है लिहाजा मैं इसमें शरीक नहीं, और ये भी कह देते से बाहर चले जाते जब उनका नाम डिस्कस हो रहा है, तो उस सूरत में कन्फर्म 5-5 का मामला जो है वो 5-6 के आ सकता था, लेकिन बहरहाल वो वोट, और अगर वो दूसरी तरफ साइड कर रहे होते तो 6-6 से टाई 6-6 से टाई हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने जो सरबराह बन रहे थे आईनी बेंचेस के, उन्होंने उसके फेवर में ही वोट देना जो मुनासिब समझा। तो फिर प्रेस रिलीज आई और प्रेस रिलीज में ये कुछ जो वो चीज़ें इसमें दी गई। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये जो जजेस बने हैं, जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल, मोहम्मद अली मजहर, आयशा, हसन अजहर रिजवी, मुसरत लाली और नईम अख्तर अफगान, ये 7 जजेस हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने वो मखसूस नशिस्तों के केस में एक नोट लिखा था, वो बड़ा ख़तरनाक नोट था, और इन्होंने ये कहा था इनके खिलाफ फुल कोर्ट का फैसला आया जी, इन्होंने जो नोट लिखा था ये कहा था कि 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है और वो बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन अमल करना ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद जो 8 जजेस हैं, उन जजेस की जानिब से जो जब तफसीली फैसला जारी किया गया तो उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो अभी इस आईनी बेंचेस में शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी,
इन्होंने भी इनके इस कंडक्ट पर बड़े सीरियस नेचर के सवालात उठाए थे जो इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे एग्री नहीं हाँ। करता इस बात पे। वो सवाल नहीं उठाए थे। मैं पैराग्राफ 120 और जी। पैराग्राफ 121 उस जजमेंट का, जहां पर वो कहते हैं बिफोर पार्टिंग विद द जजमेंट, जी, उसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो उनकी राय नहीं है, उन्होंने फैसला सुनाया। वो फैसला है, तफसीली फैसला। और उसमें यह कहा गया कि इन 2 जज साहिबान ने जो किया है वो किसी जज के मनसब के शायान शान नहीं है। इन्होंने उन अराकीन को धमकाया है, वार्निंग दी है कि इनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अमल दरामद ना किया जाए। इख्तलाफ ये बेशक करते, लेकिन अभी जो इन्होंने किया है इट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन टू डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डाली है। ये बहुत सीरियस एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन नहीं है, ये तो फैसला पूरा है। एक चार शीट। तो दिलचस्प ये है कि जिन जजेस 8 जजेस में ने वो लिखा फैसला, तफसीली फैसला, उनमें से 3 जजेस आईनी बेंच इन आईनी बेंचेस का भी हिस्सा है। ये बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है कि अब कैसे चीज़ें आगे चलेंगी, मामलात जो है वो कैसे आगे चलेंगे। तो ये एक जो है वो मामला बड़ा लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जमाल बंदो खेल कहीं, बहरहाल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सीनियर 3 जज बनने से, जस्टिस इसका जो आईनी बेंचेस का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अब जुडिशल कमीशन में आ जाएंगे। मतलब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीन तो ऑलरेडी थे। वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो अब जो है वो उनका जो नेक्स्ट जज हैं वो हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो भी आईनी बेंच का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब जो जजों गोया की तैनाती का मामला है, वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और 2 अपोजिशन के, ये विसात और गवर्नमेंट साइड पे 6 होंगे। अगर बज़ाहिर लगता नहीं है, क्योंकि अगर अमीनुद्दीन खान जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जाते हैं तो फिर जजों की तैनाती का जो अमल है उसमें हुकूमत को सरप्राइज मिल सकता है। हुकूमत को सरप्राइज मिल सकता है, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि फ्यूचर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात होने हैं, हाई कोर्ट्स में जजेस तैनात होने हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस बनने हैं तमाम हाई कोर्ट्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अलावा भी मैं बताता हूँ जी, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, उनकी कारकर्दगी, सालाना रिपोर्ट्स, और उसकी बुनियाद पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा था कि हम उस जज को कहेंगे जो काम नहीं करता कि घर जाए। तो इसका मतलब ये है कि यही जुडिशल कमीशन ये बैठकर ये भी तय करेगा। तो ये बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल है, बिल्कुल। इसके बड़े गहरे जो है वो असरात हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 2 कमेटीज भी बन गई हैं। पहले हम एक कमेटी का नाम सुनते थे, उसमें ख़तो किताबत, लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे और इख्तलाफात भी चल रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट में 2 कमेटीज बन गई हैं। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी पहले काम कर रही है, लेकिन उसमें भी कुछ तब्दीली हो गई है कल, क्योंकि जो उन्होंने लॉ तब्दील किया है, तो उसमें चीफ जस्टिस मंसूर और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उसमें होंगे। और दूसरी जो कमेटी है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान टॉप पे होंगे, उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 2 कमेटीज होंगी और दोनों अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में। बड़े आसान और सादा अल्फाज में यही है कि जो आईनी मामलात जो आएंगे और जो अभी पेंडिंग है, वो सारे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कमेटी है, जो आईनी कमेटी आईनी बेंचेस की, वो देखेगी। और इसके अलावा शुफा के फैमिली मैटर्स, अपीलें, जो जमानतें हैं, टैक्स के मामला, बच्चों की कस्टडी, अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और बाकी उनके साथी जजेस उनके साथ। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात और है जो मैं ऐड कर दूं, वो ये है कि कोई भी मुकदमा डायरेक्ट आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, चाहे वो 184(3) का है, वो 185 का है, 186 का है, वो पहले आएगा मेन कमेटी के पास। मेन कमेटी देखेगी कि ये अगर उस जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, आर्टिकल 191A सब सेक्शन 3 और उसकी जो ज़िमनी नीचे सेक्शंस हैं A, B और C झैली सेक्शंस, उनके डोमेन में फॉल कर रहा है, तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनके पास भेज देंगे और बाकी मुकदमात के बेंचेस वो फिक्स करेंगे। तो ये बड़ी तब्दीली आ गई है। एक और बड़ी खुशी का जो मैं कह रहा था, इसके ऊपर साकिब बशीर साहब से पूछते हैं कि ये क्या हुआ है। ये तो बेंचेस बन जाने थे
और बेंचेस चलने थे। मैंने बेंचेस चलने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर भी कोई परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, बिल्कुल परफॉर्मेंस वैल्यूएशन भी है, और 2 माह के लिए ये जो है वो ये बेंचेस होंगे, जैसे समीन और बाकी जजेस। मुझे ऐसे लग रहा है वैसे ज़ाती तौर पे कि ये एक सोच हो सकती है, हो सकता है कि याया अफरीदी इस सोच पे एग्री कर लें बाकी जजेस को, हो सकता है उनकी कोशिश हो। ये जो 7 जजेस होंगे, आइनी बेंचेस, आइनी कमेटी, आइनी मामलात को देखने वाली, ये 2 माह के लिए होंगे, लेकिन आइंदा कमेटी तब्दील भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन शुरू हो जाए कि ये आइनी बेंचेस में जो जजेस आए हैं तो नेक्स्ट में उसमें रोटेट करके दूसरे जजेस आ जाएं, ताकि एक जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जी सादा बेंच वाले जज हैं और ये आइनी बेंच वाले, मतलब कोई मतलब क्लास का एक फ़र्क जो है ना, मैं आपको हिंट दे एक देता सोच का। नहीं, मैं आपको हिंट हाँ। दे देता हूँ, कहानी को रिवर्स करें, जी, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, रिवर्स करें कहानी को और वहां पर लेकर जाएं जहां पर आईनी कोर्ट बनना था। और कुछ लोग यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सीवियां लेकर फिर रहे हैं, सिवियन लेके फिर रहे हैं, और उन्होंने जज बनना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। काजी साहब उसके सरबराह होंगे और उनके नीचे वो जज भर्ती होंगे और वो इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होंगे। 2 माह का मतलब है कि अगले 2 माह में ये 34 जज जो पूरे करने हैं, एडहॉक तो चले जाएंगे घर, 34 जज रेगुलर पूरे हो जाएंगे, 1 चीफ जस्टिस, 33 जज। तो जो 2 महीने के बाद जुडिशल कमीशन बैठेगा और दोबारा आईनी बेंच बनाएगा, तो हो सकता है कि जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए भर्ती होने वाले जज हैं, उनको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाया जाए और जो ये मामलात हैं ये उन्हीं के पास रखे जाएं, वो जो सीवी वाले साहिबान हैं। अच्छा, मेरी इस पे राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। माजी में वैसे ये होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 2 से 3 असामियाँ भी खाली हैं तो 1-1 साल लगता रहा है। मतलब अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 जजेस लाए थे और उनके पूरे 1.25 साल 13-14 माह के टेन्योर में 3 जजेस की ही ऊपर वो ला सके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 17 जजेस को लाना, मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक 1-1, 2-2 जजेस लाए जाएंगे और थोड़ा सा उसमें वक्फा रख के जो जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाए जाएंगे। मुझे लेकिन बात फिर वही है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का हम सोचते थे कि ये कैसे होगा, लेकिन रातों रात वो हो गया। फिर सोचते थे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कैसे होगा, वो भी हो गया। फिर सोचते थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या आईनी बेंचेस के हेड होंगे, जहाँ पे जस्टिस मंसूर और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुनीब जैसे जजेस मौजूद हैं, सीनियर हैं, तो वो भी हो गया। चलिए एक हिंट तो अब जो है वो एक हिंट मैं आपको और ड्रॉप कर देता हूँ, फिर शायद आप अपनी राय को रिव्यू कर लें। आप साकिब भाई, जिस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये मुतालबा किया है और फिर ये फैसला दिया है अक्टूबर की 31 तारीख जुमेरात के दिन कि फुल कोर्ट बिल बुलाएं और 26वीं आईनी तरमीम देखें, तो इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा 16 जज हैं इनकी मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे और 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो जब तक यहाँ पर आंकड़ा बैलेंस नहीं होता, क्योंकि आखिरकार कुछ मामलात पे फुल कोर्ट बनना है, मेरा ख्याल है कि नंबर जो है वो गेम बढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा नहीं तो कुछ जजेस 2, 4, 5 जजेस ये फौरी तौर पर लाए जा सकते हैं, मतलब कोशिश हो सकती है। 11 को आप 2 से ज़रब दे दें, उसके ऊपर 2 मजीद रखें, अच्छा। तो कम अज़ कम इतने 25 तक तो जाएगी। ठीक है, ये अंदाज़ा है मेरा, जाहिर है कि ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होगा। तो ये जनाब मंजरनामा चल रहा है और इसी पर जो 36 घंटे में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं उस पर ज़िमनन एक बहुत ही अहम चीज़ है इस वक्त, जो ऐवान अदल की राहदारियाँ हैं वो क्या कहानी सुना रही हैं। ख़ास तौर पर जुमेरात 7 नवंबर क्यों अहम है उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।